Suppose that we have, this is stem of a plant, soil portion, and this one is a root. Okay, stem and root. What is happening? Soil contains minerals, various important ions. These minerals, sodium, potassium, etc., these minerals are actively transported to root. Actively means with the help of energy. Minerals are actively transported to roots. Okay. Once ions means solute or solution become concentrated, as number of ions increases, solution in the root becomes hypertonic, and that's why there is a flow of water along a gradient. This is an important statement. First, ions enter into root. Once ion enter into root, the solution of root becomes hypertonic. Means outside root hypotonic environment is there, inside root there is a hypertonic environment. As hypertonic environment is inside root, its water potential decreases, because water potential decreases with increase in solute. As water potential decreases and inside there is a hypertonic environment, the flow of water is always along gradient, or we can also say is always along potential gradient. Outside root, in the soil there are minerals present. These minerals actively transported to the root. As there is an increase in the solute ions, the solution inside the root becomes hypertonic. It means that water potential inside is less than water potential outside, and the flow of water is always along a gradient. Along gradient means flow of water is always from higher water potential to lower water potential. And now here soil is hypotonic, means higher water potential is there. So water will enter into the root. So how water gets absorbed in the root? Clear? First of all, ions are actively transported to root. It becomes hypertonic. The flow of water is always along gradient. This is important NCERT statement. The flow of water is always along potential gradient. सॉइल जो है वो हाइपोटोनिक है, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी जाएगा. तो अब सॉइल में पानी आ गया. जैसे ही सॉइल में नहीं, रूट में, जैसे ही रूट में पानी आएगा तो रूट में प्रेशर क्रिएट होगा. बराबर है? और ये प्रेशर कौन सा है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है. जैसे ही रूट में पानी की एंट्री होगी तो इनसाइड रूट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पुश प्रेशर, एंड दैट पुश प्रेशर इज टर्म्ड एज ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और इस पुश प्रेशर की वजह से रूट में से पानी थोड़े हाइट तक ऊपर जा सकता है. स्टेम में मैंने क्या वर्ड यूज किया? थोड़े हाइट तक. इसका मतलब रूट में जो ये रूट प्रेशर क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये पानी को सिर्फ कुछ हाइट तक लेके जा सकता है. हमें तो एक्चुअली चाहिए कि आखिरी टिप तक पानी जाना चाहिए. रूट से शूट के टिप तक पानी जाने के लिए क्या ये रूट प्रेशर सफिशिएंट है क्या? तो इसका जवाब है नहीं. रूट प्रेशर जो है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? बाहर से पानी, सॉइल में से पानी अंदर आया, अंदर पानी आने की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ. उस प्रेशर ने
पानी को ऊपर पुश किया अप टू सर्टेन हाइट, बात समझ में आ रही है? अप टू सर्टेन हाइट, दिस पुश प्रेशर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर हुआ क्या? द पुश प्रेशर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहां से ऊपर तक पानी जा सकता है थोड़े हाइट तक, पर पूरा टिप तक हायर टॉल प्लांट जो है उसमें रूट प्रेशर काम नहीं करेगा। और करेगा तो सिर्फ क्या करेगा कि टॉल प्लांट में जो वाटर कॉलम कंटिन्यूअस होना चाहिए, हो सकता है कि बीच में कहीं वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए, तो रूट प्रेशर सिर्फ क्या कर सकता है, उस वाटर कॉलम को जो ब्रेक हुआ है उसको कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा एनसीईआरटी में कहा है। रूट प्रेशर इज नॉट एबल टू पुश वाटर अप टू द टिप ऑफ द टॉल प्लांट, बट इट कैन सर्टनली राइज वाटर अप टू सर्टन हाइट इन द हर्बेशियस प्लांट्स। छोटे जो प्लांट्स है, हर्ब्स, श्रब्स, वहां पे थोड़े हाइट तक वो लेके जा सकता है। और टॉल प्लांट में वो क्या कर सकता है, जो वाटर कॉलम होते हैं कंटिन्यूअस, अगर उसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी आ गई, कहीं ब्रेक हो गया, तो रूट प्रेशर उस डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यू कर सकता है, वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस बना सकता है। बात समझ में आ रही है? सो इतना क्लियर हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है कि रूट प्रेशर कैसे से ध्यान में आएगा, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड रूट प्रेशर। तो एक स्टेम लिया छोटा वाला, एक प्लांट लिया जिसका स्टेम छोटा है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट कर दिया, और इसको कट करने के बाद अर्ली इन दी मॉर्निंग अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ही ये नीचे से ही ऊपर आया है ना, इसका मतलब प्रेशर की वजह से ही पानी ऊपर आया है। और ये पानी प्योर वाटर नहीं है, इट इज द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, वो सॉल्यूशन है, इट इज नॉट प्योर वाटर। क्लियर हुआ? कुछ डाउट? एनसीईआरटी के हिसाब से हम सोचेंगे, वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू रूट, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूट इंक्रीजेस it becomes hypertonic, water potential decreases, water potential in the soil is greater, water always moves from higher water potential to lower water potential, so water enters into root, that creates pressure. As water enter inside root, pressure inside root increases, this pressure is called as root pressure, or more appropriate positive hydrostatic pressure, which can raise water up to certain height in the stem column of herbaceous plant. herbaceous है ना छोटे plants में, बात समझ रहे हैं? How can we see that root pressure exists? Consider a herbaceous plant with small stem cut horizontally. We will observe that there is a coming out of water droplets. This is called as exudation. इस तरह से पानी का बाहर आना, इसे क्या कहते हैं? एक्सुडेशन इसे कहा जाता है, एक्सुडेशन। क्लियर हुआ? एक्सुडेशन का कॉज कौन है फिर? रूट प्रेशर। ये आंसर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सुडेशन। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट ध्यान में लो जरा, एक्सुडेशन ये स्टेम की प्रॉपर्टी है, स्टेम में पानी ऊपर आना। हमने गटेशन देखा था, गटेशन लीफ में होता है, एक्सुडेशन स्टेम में है। स्टेम को कट करने के बाद हमें पानी दिखाई देगा उसमें ऊपर आया हुआ, तो वो रूट प्रेशर की वजह से आ रहा है, तो वो स्टेम की प्रॉपर्टी में आएगा एक्सुडेशन। गटेशन लीफ में, गटेशन क्या है? गटेशन भी रूट प्रेशर की वजह से ही है। हमारे पास कोई लीफ है, ये जो लीफ होता है, इस लीफ के मार्जिन्स पे स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड एज हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स। At the margin of the leaf, there are special type of cells called as, cells means these are the openings, these are opening or pores. यहां पर पैरेन्काइमा बहुत लूज होता है, जहां पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं कॉल्ड एज हाइडाथोड। कहां पे होते हैं? मार्जिन ऑफ द लीफ, एंडिंग में। यहां से पानी बाहर आता है, तो हमें मॉर्निंग सेशन में जनरली यहां पे वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे। दिस वाटर ड्रॉप coming out of the leaf is also due to root pressure. ये रूट प्रेशर की ही प्रॉपर्टी है, पर ये लीफ में है ये, तो एक्सुडेशन लीफ स्टेम में होता है, और ये जो लीफ में पानी बाहर आ रहा है हाइडाथोड में से, इसे कहते हैं गटेशन।
So guttation is the phenomenon of expulsion of water from the leaf through hydroath hole, and the cause of guttation is again root pressure. Is that clear? कुछ डाउट है इसमें? तो एक्सुडेशन हो गया, गटेशन भी हो गया हमारा क्लियर। एक्सुडेशन एंड गटेशन बोथ आर ड्यू टू रूट प्रेशर। क्लियर हो गया? अब एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट प्रेशर एक मॉडेस्ट पुश क्रिएट करता है। मॉडेस्ट पुश या जेंटल पुश, यानी जोर से नहीं, बहुत स्लो, धीरे, आहिस्ता, प्यार से। सो मॉडेस्ट पुश क्रिएट करता है। क्लियर हो रहा है क्या? अब एनसीईआरटी में एक लाइन क्या इंपॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर इज टू री एस्टेब्लिश कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द xylem व्हिच ऑफन ब्रेक्स अंडर इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन। अगर बड़े बड़े प्लांट्स है, वहां पे अगर कहीं वाटर चेन ब्रेक हो गई xylem में, तो उस चेन को प्रॉपर कंटिन्यू बनाने के लिए रूट प्रेशर काम में आता है। ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो एनसीईआरटी की हर लाइन हमारी इस टॉपिक की क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट है ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल। ट्रांसपायरेशन पूल एंड ट्रांसपायरेशन, ध्यान देना। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसपायरेशन पूल। अब देखो, ये प्लांट है, ये स्टेम, रूट, और यहां पे ऊपर सपोज दैट लीफ है। ठीक है? अब लीफ से क्या होने वाला है? लीफ से पानी बाहर जाने वाला है। बराबर है क्या? जैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर वहां का खत्म होगा। मॉइस्चर जैसे ही बाहर का खत्म होगा तो अंदर हाइपोटोनिक है, बाहर पानी कम है, अंदर ज्यादा पानी है। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। तो लीफ में से वाटर जो है comes out of the leaf in the atmosphere in the form of water vapors. The expulsion of water in the form of water vapors through leaf is called as a transpiration or transpiration. You can pronounce it anything. Transpiration में क्या होने वाला है? लीफ जो है उसमें से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में आ रहा है। डोंट कंफ्यूजन इन बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। गटेशन में पानी पानी के फॉर्म में बाहर आ रहा है, लिक्विड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। यहां पे लिक्विड जो आ रहा है बाहर वेपर फॉर्म में आ रहा है ट्रांसपायरेशन में। समझ रहे हैं क्या? ट्रांसपायरेशन में वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ट्रांसपायरेशन में क्या हुआ? यहां का पानी बाहर चला गया। जैसे ही यहां का पानी बाहर जाएगा तो इधर नीचे वाला जो पार्ट है वहां से पानी की डिमांड करेगा ये ऊपर वाला, तो पानी ऊपर नीचे से जाएगा। जैसे ही यहाँ का पानी खत्म होगा, ये ऊपर वाला सेक्शन और नीचे से पानी की डिमांड करेगा, और नीचे से पानी ऊपर जाएगा। जैसे ही स्टेम में पानी खत्म होगा, वो पानी रूट से डिमांड करेगा। जैसे ही रूट में पानी खत्म होगा, वो कहाँ से डिमांड करेगा? सॉइल से डिमांड करेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो देखो, रूट प्रेशर पानी को नीचे से ऊपर लेके जाता है, पुश करता है, ऐसा हमने देखा। ट्रांसपायरेशन में पुश नहीं है, पुल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द थियरीज, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट अप टू द topmost part or tip of the tallest plant is not due to the push pressure. It is due to the pull pressure created by transpiration. And the pull pressure created by transpiration is called as transpiration pull. Transpiration pull, and it is a negative hydrostatic pressure. तो आपको याद है पिछले एक स्टेटमेंट में ऐसा था कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और जाइलेम में नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने देख लिया, रूट प्रेशर। और मेन प्रेशर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता, वो कौन सा होता है? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिससे टॉलेस्ट प्लांट में पानी ऊपर जाएगा। वो किसकी वजह से जाएगा? ट्रांसपायरेशन की वजह से जाएगा।
अरे भाई समझ रहा है क्या? ट्रांसपायरेशन में लीफ से पानी बाहर गया, लीफ ने पानी स्टेम से मंगा, स्टेम में से पानी ऊपर आया लीफ में, तो स्टेम का पानी खाली हुआ, स्टेम ने रूट से लिया, रूट ने पानी स्टेम को दे दिया, तो रूट में पानी सॉइल से आया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे ही लीफ का पानी खत्म होगा या कम होगा, तो आपको याद है मैंने कहा था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, एक वर्ड लिया था हमने, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। जैसे ही पानी खत्म होगा, कम होगा, तो उसको प्यास लगेगी। लीफ को जैसे ही प्यास लगेगी वो स्टेम से पानी लेगा, स्टेम को जैसे ही प्यास लगेगी वो रूट से लेगा, रूट को प्यास लगेगी वो सॉइल से लेगा। बात समझ में आई क्या? अरे क्लियर हो रहा है क्या? अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सॉइल में पानी नहीं है, तो ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट होगा और इससे क्या होगा, लीफ मुरझा जाएंगे, क्योंकि ऊपर से पानी तो बाहर चला गया और उसको जो पानी चाहिए, सप्लाई चेन ही बंद हो गई ना, क्योंकि सॉइल ही ड्राई है। अगर ऐसा है तो लीफ मुरझा जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग ऑफ द लीफ। विल्टिंग ऑफ द लीफ, जब लीफ को पानी कम मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा, लूज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी, उसकी खत्म हो जाएगी, तो विल्टिंग होगा। क्लियर हो रहा है? तो ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम लीफ इनटू एटमॉस्फेयर। This is transpiration. It creates a pull pressure in the lower part of the plant from leaf to stem, stem to root, root to soil. बात समझ में आया कि नहीं? पुल प्रेशर क्रिएट होगा. This pull pressure is negative hydrostatic pressure and it is the pressure which is responsible for the transport of water and minerals from root up to the tip of the plant. ये क्लियर हो गया क्या? अब हम एनसीईआरटी की लाइंस थोड़ा पढ़ लेते हैं. एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है ट्रांसपायरेशन पूल में, वाटर इज ट्रांजिएंट इन द प्लांट, यानी वाटर कहीं भी घूम सकता है, ट्रांजिएंट. लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. पानी लीफ में जितना भी पानी आ रहा है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 1% यूज हो रहा है. आपको याद है फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनेगा. तो टोटल वाटर लीफ में जितना आ रहा है उसमें से सिर्फ 1% ही पानी यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, और बाकी पानी सब ट्रांसपायरेशन में इवेपोरेट हो रहा है. इसका मतलब 99% ऑफ वाटर लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर. इसी के लिए जो रेन फॉरेस्ट होते हैं या जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, लीफ ज्यादा है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा है. ट्रांसपायरेशन ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रोपोर्शन भी ज्यादा रहेगा. बराबर है कि नहीं? तो साइकिल चलती रहेगी प्रॉपर. क्लियर हो रहा है? मोस्ट ऑफ द वाटर, अब देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, वाटर लॉस्ट होने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं. जैसे लीफ में से स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस्ट होगा. ट्रांसपायरेशन है स्टोमेटा के थ्रू होता है, ध्यान में रखना है. स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपायरेशन होता है. 99% तो वहां पे चला गया. लेंटिसेल्स है, लेंटिसेल से थोड़ा सा ट्रांसपायरेशन, थोड़ा सा पानी बाहर चला जाएगा, लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल के थ्रू बहुत थोड़ा सा जाएगा. बार्क है, बार्क उसमें से थोड़ा सा जाएगा, पर वो सारा ट्रांसपायरेशन के कंपैरिजन में कम है, नेग्लिजिबल है. मेन क्या है? ट्रांसपायरेशन. और ये किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा. ये ध्यान में रखना है. Water upward movement in the xylem. Water upward movement in the xylem is the pulling effect, negative hydrostatic pressure. और इस वाटर को जो पुल करने वाला है उसका कॉज है, ड्राइविंग फोर्स कौन है? ट्रांसपायरेशन. बात समझ में आई? और ये जो ट्रांसपायरेशन पुल की थ्योरी है उसे कहते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल. कोहेजन टेंशन ट्रांसपायरेशन पूल मॉडल. बात क्लियर हो गई क्या? और एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए लाइन है एनसीईआरटी में, ट्रांसपायरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है, अगर वो हम वहां पे रखेंगे लीफ पर तो वो उसका कलर बदल देगा. क्यों बदलेगा? क्योंकि अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ने वाटर एब्सॉर्ब किया तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है. अगर हम लीफ पे उसे रखते हैं, हमें नॉर्मली लीफ से ट्रांसपायरेशन में पानी निकलते हुए नहीं दिखाई देता
क्योंकि वो तो वेपर के फॉर्म में जा रहा है। पर सचमुच जो निकल रहा है क्या, तो कोबाल्ट पेपर अगर हमने उसमें रख दिया कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, तो पानी के वेपर्स आने की वजह से कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रिएक्ट्स विद दैट वेपर्स और उसका कलर चेंज हो जाएगा। वही प्रूफ है कि पानी इवेपोरेट हो रहा है। बात समझ में आई क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ट्रांसपायरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच टर्न्स कलर ऑन एब्सॉर्बिंग वाटर। यहां तक क्लियर हो गया क्या? हाँ, अब आते हैं हम मेनली ट्रांसपायरेशन पे। अब ट्रांसपायरेशन के लिए जरूरी क्या है? देखो, ट्रांसपायरेशन के लिए जरूरी है कि स्टोमेटा ओपन होना चाहिए। आपको याद है हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, कैम प्लांट जो होते हैं उसमें स्टोमेटा डे टाइम में ओपन क्लोज होता है और नाइट में ओपन होता है। C4 प्लांट में लॉस ऑफ वाटर कम होता है, C3 प्लांट में ज्यादा होता है। C4 प्लांट की इफिशियंसी ट्वाइस ऑफ द C3 प्लांट है। उसका रीजन अभी हमें यहाँ पे समझेगा कि उसकी इफिशियंसी ट्वाइस क्यों है C4 प्लांट की। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जितना CO2 ले रहे हैं तो CO2 के कंपैरिजन में वाटर का लॉस भी होने वाला है। स्टोमेटा जो है ये जो स्टोमेटा यहां पे है लीफ में, तो यहां से CO2 अंदर आने वाला है तो वाटर भी तो बाहर जाने वाला है कि नहीं। तो सपोज दैट CO2 मॉलिक्यूल हमने कुछ फिक्स कर लिए और इसके कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल कुछ बाहर गए। अब C4 और C3 प्लांट में हमने कंसिडरेशन किया, C4 प्लांट में X नंबर ऑफ CO2 फिक्स किए और C3 प्लांट ने भी X नंबर ऑफ CO2 फिक्स किए। दोनों ने नंबर ऑफ CO2 सेम फिक्स किए, पर C4 प्लांट में से जाने वाला पानी और C3 प्लांट में से जाने वाला पानी का अगर हम नंबर लेंगे तो यहाँ पे अगर Y पानी बाहर जा रहा है, YH2 मॉलिक्यूल जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ Y/2 लॉस होगा। यानी सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए C3 मॉलिक्यूल ज्यादा पानी का लॉस कर रहा है और C4 मॉलिक्यूल कम पानी का लॉस कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा इफिशियंट है। अरे why C4 molecules, C4 plants are more efficient? तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन के लिए लॉस ऑफ वाटर कितना है? आधा है। किसके कंपैरिजन में? C3 प्लांट के कंपैरिजन में। इसलिए C4 प्लांट आर ट्वाइस इफिशिएंट देन C3 प्लांट। क्लियर हुआ क्या ये? हाँ। अब स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होने वाला है। अब हमारा टॉपिक ऐसा है कि स्टोमेटा ओपन होना चाहिए ना ट्रांसपायरेशन के लिए। स्टोमेटा जब ओपन होगा तभी तो ट्रांसपायरेशन होगा। तो अब हमें मैकेनिज्म देखना है कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। अगर स्टोमेटा ओपन हो गया तो ट्रांसपायरेशन होगा। जनरली ये डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में जनरली स्टोमेटा क्लोज होता है मैक्सिमम प्लांट्स में। वो कैम प्लांट्स है, कुछ ऐसे प्लांट है जहां पे नाइट टाइम में ओपन होता है और डे टाइम में क्लोज होता है, वो रेयर प्लांट्स है। बाकी मैक्सिमम प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होता है और नाइट में क्लोज होता है। बात समझ रहे हैं क्या? स्टोमेटा ओपन होगा तभी ट्रांसपायरेशन होगा, क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे समझ रहे हैं क्या? अब उसके पहले ये समझने से पहले हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं। ये स्टोमेटा है, आपको याद है एनाटॉमी में स्टोमेटा है। स्टोमेटा की जो इनसाइड वाली लेयर है ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का जो इनर लेयर है वो थिक एंड इलास्टिक है। इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड इलास्टिक। आउटसाइड गार्ड सेल कौन से सेल्स है? सब्सिडरी सेल्स। हाँ, यस, आउटसाइड गार्ड सेल देयर आर सब्सिडरी सेल्स। ओके, सो इनसाइड गार्ड सेल देयर आर थिक एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, बराबर है। और यहां पे सब्सिडरी सेल्स है। गार्ड सेल जो है इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, इसमें वैक्यूल भी है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, गार्ड सेल में सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। कौन से? ये स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। गार्ड सेल कंटेन्स सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड these cellular microfibrils
आर अरेंज्ड रेडियली, यानी सर्कुलर शेप में है, स्ट्रेट नहीं है। क्या बनाते हैं वो? एक सर्कुलर शेप बनाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? दीज आर सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, दिस इज सब्सिडरी सेल, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो रहा है क्या? और ये जो इनर वॉल है वो कैसी है? थिक एंड इलास्टिक। क्लियर हो रहा है क्या? समझ रहे हैं? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? कुछ डाउट इसमें? स्टोमेटा का ये गार्ड सेल है, दिस आर द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा का इनर पार्ट जो है वो थिक एंड इलास्टिक है। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन में भी आएगा। वैक्यूल है, सब्सिडरी सेल है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है। वो कैसे अरेंज है? रेडियली अरेंज्ड, लॉन्जिट्यूडिनली नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर पार्ट बनाएंगे इस तरह से। क्लियर हो गया क्या? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ट्रांसपायरेशन कैसे होना है। ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा ओपन होना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि स्टोमेटा ओपन कैसे होगा और क्लोज कैसे होगा। क्लियर हुआ क्या? अब क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है पानी का वो स्टोमेटा के थ्रू होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब स्टोमेटा में से सिर्फ क्या H2O ही जाने वाला है क्या? CO2 भी जाएगा, O2 भी जाएगा, एंड स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बराबर है क्या? सो नॉर्मली स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, ये है। अब स्टोमेटा जो है जब डे टाइम में हम सोच रहे हैं, हाँ ध्यान दो अच्छी तरह से, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन कैसे होगा। पहले हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद उसका थोड़ा और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म समझाता हूं। डे टाइम में क्या हो रहा है, ये जो गार्ड सेल है इसका वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? वो कैसे कम होगा हम बाद में पढ़ेंगे। डे टाइम में एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। गार्ड सेल में जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होगा, जैसे ही गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो सब्सिडरी सेल से पानी अंदर आएगा। जैसे ही गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो वाटर पोटेंशियल के अलोंग पानी मूव होता है, तो सब्सिडरी सेल से पानी अंदर आ जाएगा। जैसे ही पानी अंदर आएगा तो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस। अरे बात समझ में है कि नहीं? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस। और एनसीईआरटी क्या लिखती है? जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ती है तो आउटर वॉल जो है बल्ज आउट होता है। आउटर वॉल जो है गार्ड सेल का वो क्या होता है? बल्ज आउट, एंड इट पुल्स इनर वॉल टू फॉर्म क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप म्हणजे चंद्राकृती। आउटर वॉल क्या हो रहा है, जैसे ही पानी गार्ड सेल में अंदर आया, पानी कब गार्ड सेल में आएगा? जब उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। डे टाइम में गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो सब्सिडरी सेल में से पानी गार्ड सेल में आ जाएगा। गार्ड सेल में जैसे ही पानी आएगा उसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी। जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ेगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो आउटर वॉल बल्ज आउट बाहर निकल रहा है, खींचा गया, बल्ज आउट, उसने इनर वॉल को खींच लिया। अरे कहते हैं कि नहीं? अशा प्रकारे तो इनर वॉल कौन सा शेप का हो गया? क्रिसेंट शेप, और आउटर वॉल बल्ज हुआ। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द एनसीईआरटी। ड्यू टू इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, outer wall bulge out and it pulls inner wall to form crescent shape and thus helps in opening of stomata. बात समझ में? खेचला गेला म्हणजे ओपन झाला ना ते. अरे कळतंय का? वेन वॉटर पोटेन्शियल हे क्लिअर झालं. आता समजा उलट विचार करू, आता क्लोज करू. तर क्लोज करण्यासाठी काय करायचंय? वॉटर पोटेन्शियल आता
आत पाणी आलंय आणि बाहेर पाणी कमी आहे समजून घ्या, तर बाहेरचं पाणी जर कमी असेल सबसिडरी सेलमध्ये तर आतून बाहेर जाईल ते गार्ड सेल मधनं. तर वॉटर पोटेन्शियल गार्ड सेलचं जास्त आहे आणि सबसिडरीचं कमी आहे रात्री, तर गार्ड सेल मधून पानी बाहर जाए. जैसे ही गार्ड सेल में से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो ये जो बल्ज आउट था ये फिर से, क्योंकि टर्जिडिटी लूज हो जाएगी और फ्लैसिडिटी आएगी. जैसे ही फ्लैसिड होगा गार्ड सेल तो फिर से जगह पर आ जाएगा और क्लोज हो जाएगा. अरे समझे कि नहीं? तो इतना एनसीईआरटी में एक्चुअली दिया हुआ है. ये क्लियर हो गया क्या? अरे समझ गया. अब ये जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, पहले ही हमने बोला कि क्या हो रहा है इसमें कि H2 अंदर आया, बल्ज आउट, क्रिसेंट शेप. इसको और सपोर्ट किसने किया ओपनिंग को? रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स ने. अगर ये लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज होते तो ओपनिंग को परेशानी होती. ये रेडियली अरेंज होने की वजह से ओपनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. हमें इसके ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हमें सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि along with water potential property, which of the following supports opening of stomata? The radial arrangement of cellulose microfibrils of guard cell. अरे भाई, along with water potential level of guard cell, which of the following property is helpful in opening of stomata? The radial arrangement of cellulosic microfibrils of guard cell. Radial arrangement of radial arrangement of cellulosic microfibrils of guard cell. क्लियर हो गया क्या? यहां तक कोई परेशानी नहीं है. फिर से वो पॉइंट पढ़ लेते. व्हेन गार्ड सेल लूजेस टर्गर ड्यू टू वाटर लॉस, इलास्टिक इनर वॉल रिगेन देयर शेप. इलास्टिक है नहीं है, ये रिगेन देयर शेप है एंड गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड क्लोजेस. क्लियर हो गया क्या? एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है. हमने डाइकॉट और मोनोकॉट में देखा है डॉर्सी वेंट्रल लिप एंड आइसोबायलैटरल लिप. डॉर्सी वेंट्रल लिप जो होता है उसके लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं. डॉर्सी वेंट्रल लिप के लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं. आइसोबायलैटरल के दोनों सरफेस में इक्वल स्टोमेटा पाए जाते हैं. क्लियर हुआ? स्टोमेटा ज्यादा होने का मतलब है ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा. क्लियर हुआ? ठीक है. जैसे ही नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ेंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ेगा. अब नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ने का मतलब डायरेक्टली ट्रांसपायरेशन बढ़ना भी नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा बहुत ज्यादा है पर कुछ खुले हैं कुछ बंद है. तो कितने स्टोमेटा ओपन है उस पर भी ट्रांसपायरेशन रेट डिपेंड है. क्लियर हो गया क्या? अब ट्रांसपायरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप, नीचे से सैप ऊपर जा रहा है ना जाइलम के थ्रू. अरे वाटर मिनरल नीचे से ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप. तो ये ट्रांसपायरेशन पूल की वजह से. तो एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि ट्रांसपायरेशन पूल की वजह से ये जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? फोर्सेस, कोहेजन फोर्सेस, एडहेजन फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ये लाइंस दिए हुए डायरेक्टली. और इसी के साथ कैपिलैरिटी एक्शन भी. कैपिलैरिटी एक्शन ये नीट में पूछे जाने वाले पॉइंट्स है, अच्छी तरह से समझना है. ये क्लियर हो गया क्या? अरे समझते हैं क्या? When we consider transpiration pool, it is due to cohesive forces, adhesive forces, forces due to surface tension and capillarity phenomena. इसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है. अब ये क्या चीज है? तो सबसे पहले ये समझना है कि कोहेजन यानी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल. इसको बोलते हैं कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस. अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो ये हो गए अडेसिव फोर्सेस. और सरफेस टेंशन जो है ये हम फिजिक्स में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में हम ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहते. सिर्फ सरफेस टेंशन हम फिलहाल ध्यान में रखेंगे. कैपिलैरिटी थोड़ा सा समझ लेंगे हम.
कैपिलरिटी यानी क्या कि अगर हमारे पास कुछ छोटा सा नैरो रास्ता है, बहुत बहुत छोटा सा, जैसे जो सॉइल होती है ना, सॉइल में पानी परकोलेट होता है, पानी झिरकता ना, पानी परकोलेट होता है, तो सॉइल में पानी परकोलेट होगा, तो वो परकोलेट होने की वजह है कैपिलरिटी एक्शन। क्या है कैपिलरिटी एक्शन? सॉइल में बारीक बारीक स्पेसेस होते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे, उन स्पेसेस में से पानी आगे बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी एक्शन। जैसे हमारे पास इंक पेन है, तो इंक पेन की जो नीब होती है ना, तो जो लिक्विड है वो बाहर से अंदर से बाहर आ रहा है नीब में, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द कैपिलरिटी, क्योंकि नीब के अंदर एक छोटी सी नैरो लाइन होती है, देखो वो कैपिलरिटी एक्शन है। हमारे पास कोई पेपर है, पेपर में अगर हमने कुछ लिक्विड इंक की ड्रॉप डाल दी तो वो सोकअप करता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन। तो उसी तरह से झाइलेम जो है, स्टेम में जो झाइलेम है, लीफ में जो झाइलेम है, तो झाइलेम 4 चीजों से बना है, आपको याद होगा, झाइलेम वेसल्स, ट्रकिड्स एंड सो ऑन, बराबर कि नहीं? झाइलेम पैरेन्काइमा। अब उसमें से 2 डेढ़ होते हैं, झाइलेम वेसल्स और ट्रकिड्स डेढ़ होते हैं, और वो मेन होते हैं जहां से पानी लिफ्ट होता है। बात समझ में है कि नहीं? उन्हें कहते हैं ट्रचियरी एलिमेंट्स या ट्रकियरी एलिमेंट्स। झाइलेम के जो 4 पार्ट हमने सेक्शंस देखे हैं कंस्ट्रक्शन में, उसके स्ट्रक्चर में, तो 2 स्ट्रक्चर मेनली वाटर कॉलम में हेल्प करते हैं सबसे ज्यादा। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रचियरी एलिमेंट्स और ट्रकियरी एलिमेंट्स। ट्रकियरी एलिमेंट्स 2 है, झाइलेम वेसल एंड ट्रकिड्स। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। झाइलेम ट्रकियरी एलिमेंट्स है, एनसीईआरटी दिला। झाइलेम ट्रकियरी एलिमेंट्स में क्या है? झाइलेम वेसल एंड ट्रकिड्स। इनमें से पानी ऊपर जाने वाला है, ये डेढ़ है। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ। कोहेसिव फोर्सेस यानी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। वाटर वाटर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कोहेसिव। पर जैसे ही मटेरियल बदलेगा तो फोर्स कौन सा हो जाएगा? अधेसिव। और कैपिलरिटी एक्शन इज द राइज और फॉल, या तो राइज होगा या तो फॉल, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड ए नैरो स्पेस हैविंग वेरी 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 स्मॉल डायमीटर। जनरली हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं लेबोरेटरी में, तो ए ट्यूब हैविंग वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। या तो उसमें पानी राइज होगा या तो फॉल होगा। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि राइज और फॉल कौन से कंडीशंस में होगा, हमें स्पेशल डिटेल में वो चैप्टर है। सरफेस टेंशन भी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? यहाँ क्लियर हो गया क्या? तो एनसीईआरटी क्या बता रही है? कोहेजन किस में हो रहा है? वाटर वाटर मॉलिक्यूल में। झाइलेम कॉलम जो है, यहां से पानी ऊपर जा रहा है कि नहीं? अरे समझ रहे हैं क्या? तो वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कोहेजन फोर्सेस है। तो वाटर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है कोहेजन की वजह से। दूसरी चीज, अधेजन किस में? वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रचियरी एलिमेंट्स, क्योंकि झाइलेम वेसल में से जाने वाला है, वो ट्रकिड्स में से जाने वाला है, तो पानी उसको चिपकेगा ना, तो चिपका है, इसका मतलब कौन सा फोर्स? अधेसिव फोर्स। अलग अलग मटेरियल है। द अधेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रचियरी एलिमेंट्स। क्लियर हुआ क्या? उसके बाद सरफेस टेंशन क्रिएटेड बाय द लिक्विड, इतना ही अभी यहां पे ध्यान में रखेंगे। और सरफेस टेंशन लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होता है गैसियस फॉर्म से, तो अंदर जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है। बात समझ में आई क्या? वो लिक्विड फॉर्म में ऊपर जा रहा है, सरफेस टेंशन। अरे क्लियर हो रहा है क्या? कैपिलरिटी जो ट्रकिड्स है, जो वेसल्स है, उनमें क्या है? छोटे छोटे स्पेसेस है, वहां से पानी ऊपर उठ रहा है। अरे भाई समझ रहा है क्या? ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से वो जो झाइलेम है, झाइलेम के बीच में क्रिएट होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो पानी आने के बाद भी क्या वो फट जाती है क्या लाइंस?
नहीं, स्ट्रेंथ उसमें क्रिएट हो रही है. जैसा आपल्याकडे रबर असतो, जैसे हमारे पास रबर है, रबर को हमने एक्सटेंड किया फिर से छोड़ दिया तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. उसी तरह से वो पानी की लेवल कितनी भी आई, प्रेशर कितना भी बढ़ा, तो इट विल नॉट ब्रेक. दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेस यानी रजिस्ट करना, खुद के शेप में जो चेंज होने वाला है उसको रजिस्ट करने की क्षमता. सिंपल लैंग्वेज में एकदम, जिसको फिजिक्स पता है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा समझेगा. यहां तक क्लियर हुआ क्या? हाँ, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टोमाटा एक्चुअली ओपन कैसे होता है. हमने क्या पढ़ा, सिर्फ स्टोमाटा का वाटर पोटेंशियल कम हुआ, पानी सब्सिडरी सेल से अंदर आ गया, पर वो वाटर पोटेंशियल कम क्यों हो रहा है उसका डिटेल रीजन हम थोड़ा पढ़ते हैं. अब हमारे पास हम ले लेते हैं गार्ड सेल. अब ये गार्ड सेल में ये वैक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, और ये कौन है, सब्सिडरी सेल्स. ठीक है, ध्यान दो अच्छी तरह से. गार्ड सेल में वैक्यूल ले लेते हैं. अब हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट बना ना प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट बना के नहीं. अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, इस कार्बोहाइड्रेट से फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड बनने वाला है. बराबर है. फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड का ऑक्सैलिक एसिड बनने वाला है, और इस ऑक्सैलिक एसिड का बनने वाला है मैलिक एसिड. अच्छी तरह से समझना है. कार्बोहाइड्रेट से पीपी बना, ऑक्सैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना. अब ये जो मैलिक एसिड है, केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है कि एक वीक एसिड है, और वीक एसिड जो है ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता. मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है. सो ऑक्सैलिक एसिड जो है उससे मैलिक एसिड बनेगा. मैलिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है. वीक एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है. तो होता क्या है, दिस मैलिक एसिड इज डिसोसिएट्स इनटू टू आयंस, मैलेट आयंस and H plus ions. This is very important. Malate ions and H plus ions. अब इसमें होता क्या है, मैं इधर H plus लिख देता हूं टेम्पररी, ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आए. मैलेट आयंस एंड H plus ions. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कार्बोहाइड्रेट से हम यहाँ तक आ गए, यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ, H plus और मैलेट आयन बन गए. अब यहाँ पे ये जो H plus है, यहाँ पे प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाएगा, और प्रोटॉन पंप जैसे ही एक्टिव होगा तो H plus ions will move to subsidiary cell. H plus ions कहां चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज इफ्लक्स ऑफ H plus ions. क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज, इफ्लक्स ऑफ H plus ions. पर H plus ions जाने के बाद यहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो H plus ions के बिहाफ में इधर से दो आयंस और आएंगे. हम सिर्फ एक का ही कंसिडरेशन करेंगे, K plus ions. तो इनफ्लक्स किसका हुआ, पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स हुआ, और इफ्लक्स किसका हुआ, इफ्लक्स यानी बाहर जाना, H प्लस आयन का. तो H प्लस आयन बाहर गया, ये डे टाइम में चल रहा है. H प्लस आयन बाहर गया, K प्लस आयन अंदर आ गया. इसे पोटेशियम पंप या प्रोटॉन पंप दोनों हम यूज कर सकते हैं. फिलहाल उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं. सिर्फ ध्यान में रखना है कि H प्लस बाहर गया, ऑन बिहाफ क्या आया, पोटेशियम. जैसे ही पोटेशियम अंदर आया तो मैलेट और पोटेशियम से बन जाएगा पोटेशियम मैलेट. पोटेशियम मैलेट बन गया. क्लियर हुआ क्या? अरे समझ रहे क्या? ये जो पोटेशियम मैलेट है ये सोल्यूबल है. पोटेशियम मैलेट इज हाईली सोल्यूबल. और आपको पता है जो भी सोल्यूट वाले हैं, जो भी सोल्यूशन वाले होते हैं सेल में, वो वैक्यूल में चले जाते हैं. वैक्यूल में सारा सोल्यूट प्रेजेंट होता है. बात समझ रहे हैं क्या? तो पोटेशियम मैलेट एंटर्स इनटू वैक्यूल. उसमें ये क्या है, हाईली सोल्यूबल है, और ये सोल्यूबल होने की वजह से इसकी टोनोसिटी बढ़ गई. टोनोसिटी बढ़ने का मतलब है ये हाइपरटोनिक हो गया. हाइपरटोनिक होने का मतलब है इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया. और जैसे ही इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा तो वाटर विल एंटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल इनटू गार्ड सेल. गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ी, बल्ज आउट, क्रिसेंट शेप ओपन. क्लियर झालं कन्सेप्ट? सो कार्बोहाइड्रेट टू पेप, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, वीक एसिड है. इट इज पार्टली डिसोसिएट इनटू मैलेट एंड H plus ion, इफ्लक्स ऑफ H plus प्रोटॉन एंड इनफ्लक्स ऑफ. तो ये क्वेश्चन काफी समय पूछा गया है.
कि स्टोमेटा ओपनिंग में पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है या इफ्लक्स होता है, तो पोटेशियम का इनफ्लक्स है, और पोटेशियम मैलेट सोल्यूबल होने की वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो बाहर से पानी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंट्री करेगा। क्लियर हुआ? दिस इज ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाउ स्टोमेटा ओपन इन द डे टाइम? कुछ प्रॉब्लम? टोनोसिटी यानी इंक्रीज इन द सोल्यूट पोटेंशियल, इंक्रीज इन द सोल्यूट लेवल, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है ना, टोनोसिटी बढ़ना। क्लियर हो रहा है क्या? अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया क्या? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दूसरा देख लेते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कब की प्रोसेस है? हाँ, अब नाइट में क्या हो रहा है हमें क्या पता? नाइट में क्या हो रहा है कि नाइट में हमें लाइट नहीं मिल रहा है। नाइट में लाइट नहीं है, पर एक चीज मिल रही है, क्या? CO2 तो मिल रही है ना। तो CO2 क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्यूमुलेट हो रहा है। स्टोमेटा में हाउ स्टोमेटा क्लोजेस, तो नाइट में लाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस में हो नहीं रहा है, CO2 आ रहा है। अब CO2 आ रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस अगर होता तो यूज हो जाता, पर CO2 वहां पे अभी यूज नहीं हो रहा है, CO2 एक्यूमुलेट हो रहा है। तो क्या होगा? CO2 एक्यूमुलेशन की वजह से CO2 एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या बना रहे वो? कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या? अरे क्लियर हो रहा है क्या? अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ध्यान देना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लांट ग्रोथ चैप्टर से भी रिलेटेड है। इन द नाइट नो लाइट अवेलेबल, नो फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से CO2 जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो वाटर से रिएक्ट होके कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये क्लियर हुआ क्या? अब ये जो कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडिक पीएच बढ़ रही है। एसिडिक पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है गार्ड सेल में, और जैसे ही गार्ड सेल में एसिडिक पीएच इंक्रीज होगी, ये एक हार्मोन को ट्रिगर करेगी, ABA, एब्सिसिक एसिड ट्रिगर्स। ये किसको ट्रिगर करेगी? एब्सिसिक एसिड को। और ये एब्सिसिक एसिड क्या है? ये एंटी ट्रांसपायरेंट एजेंट है। एंटी ट्रांसपायरेंट यानी ट्रांसपायरेशन को रोकने वाला एजेंट है। ABA, इट इज ए एंटी ट्रांसपायरेंट एजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ये ABA को ट्रिगर करेगा। ABA क्या होता है? इट डिसोसिएट इनटू मैलेट एंड पोटेशियम आयन। मैलेट एंड, देखो ध्यान दो, ABA ट्रिगर करेगा, जो पोटेशियम मैलेट है उसका क्या कर देगा? ABA क्या करेगा? पोटेशियम मैलेट को डिसोसिएट करेगा मैलेट और पोटेशियम आयन में। ये पोटेशियम आयन रात को इफ्लक्स होंगे। जैसे ही पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, H प्लस का इनफ्लक्स होगा। जैसे ही H प्लस बढ़ेगा, टोनोसिटी कम होगी, हाइपोटोनिक होगा। ये जैसे ही हाइपोटोनिक होगा, पानी बाहर जाएगा। जैसे ही पानी बाहर जाएगा, टर्जिडिटी कम होगी, फ्लैसिड होगा, क्लोज हो जाएगा। समझे क्या? देखो मैकेनिज्म क्या है, रात में लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जैसे ही एसिडिक पीएच एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ेगी तो ट्रिगर किसको करेगा? वो ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये पोटेशियम मैलेट जो अवेलेबल है उसमें, उसको डिसोसिएट कर देगा मैलेट और K प्लस में, और उसकी वजह से K प्लस इफ्लक्स होगा और इसका इनफ्लक्स होगा। जैसे ही इसका इनफ्लक्स हुआ, H प्लस और मैलेट आयन यूनाइट होके फिर से रिएक्शन उसी तरह से हो जाएगी। यहाँ पे हाइपोटोनिक वातावरण बनेगा। जैसे हाइपोटोनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, पानी बाहर जाएगा। क्लियर हुआ क्या? कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया? This is how stomata opens and closes. कुछ डाउट है यहां तक? अरे कुछ डाउट है क्या?
हाँ हाँ, सोल्यूटचा मॅक्झिमम प्रेझेन्स कुठे राहतो? हा, प्रोसेस सेम सेम सेम, हो हो, येस येस, सेम रिव्हर्स प्रोसेस होईल ना, तीच बरोबर आहे का? अरे कळतंय का? वैक्यूअल नहीं बोलने का, सिर्फ गार्ड सेल बोलने का, वो प्रोसेस हमने बताई वैसी। गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हुआ, सब्सिडरी से पानी अंदर आएगा ना, रात में गार्ड सेल से पानी बाहर जाएगा सब्सिडरी में, खत्म विषय। बात समझ में आई कि नहीं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना, उसको पानी चाहिए, बराबर है क्या? प्रोसेस ऑफ फोटो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को पानी चाहिए। जो सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल है, सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल फ्रॉम रूट टू लीफ, वो सप्लाई करेगी पानी का, बराबर है कि नहीं? बट उसके लिए फोर्स कौन देगा? तो उसके लिए फोर्स देगा ट्रांसपायरेशन पूल। जो पानी लगेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, वो ट्रांसपायरेशन पूल से ही ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, ये भी हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब एक पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट हमारा डिस्कशन का, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज, ऐसा एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। अब ये क्या चीज है? ये देखो, ये रूट है नीचे, स्टेम रूट, और यहां पे हम लीफ ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है कि लीफ से पानी बाहर जाने वाला है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ट्रांसपायरेशन पूल क्रिएट होके सॉइल से लीफ में, लीफ सॉइल से रूट में, रूट से स्टेम में, स्टेम में से फिर कहा जाएगा, लीफ में जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ट्रांसपायरेशन हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है? ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज है ये। म्हणजे कसं की आपला उद्देश ऍक्च्युअली पाणी लॉस करण्याचा आहे का? हम पानी लॉस करना चाहते हैं क्या? नहीं करना चाहते, बराबर है कि नहीं? पर जब हम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, ज्यादा से ज्यादा फूड बने, बराबर है कि नहीं? तो जब ट्रांसपायरेशन से पानी ऊपर जाएगा बाहर, तो वहां का वाटर पोटेंशियल कम होगा, लीफ का। लीफ का वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो एक ट्रांसपायरेशन पूल एक्सर्ट होगा नीचे वाले पानी पे, उसको वो खींचेगा, बराबर है कि नहीं? वैसे ही वो नीचे वाला और नीचे वाले से खींचेगा, स्टेम रूट से लेगा, रूट सॉइल से लेगा। तो ट्रांसपायरेशन अगर नहीं होता तो क्या नीचे से पानी ऊपर तक जाता क्या? तो इसका मतलब किसी भी हाल में ट्रांसपायरेशन ये इंपॉर्टेंट ही है, पर एक्चुअली ट्रांसपायरेशन यूजफुल है क्या? जो पानी लॉस हो रहा है ना, बराबर है कि नहीं? ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, अब लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, उसको पानी चाहिए। लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, अगर लीफ को पानी चाहिए तो वो पानी लाएगा कैसे? बिना ट्रांसपायरेशन के ला ही नहीं सकता। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है, बराबर है, पर उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। दिस इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन अ कॉम्प्रोमाइज। बात समझ में आई? नहीं समझा? आपको क्लियर हुआ कि भाई आपको फोटोसिंथेसिस तो करना है, फूड बनाना है, बराबर है, पर आपको जो पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो आपको ट्रांसपायरेशन की मदद से ही मिलेगा। इसलिए बिना ट्रांसपायरेशन आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन अ कॉम्प्रोमाइज। क्लियर हो गया? अब दूसरा एक पॉइंट है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन मैंने पहले ही बताया, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन 99% वही होता है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन और बार्क ट्रांसपायरेशन, बाकी सारे निग्लिजिबल है। मेन कौन है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एक पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा
तो ट्रांसपायरेशन रेट भी बढ़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, लाइट। लाइट जो है, लाइट है तो फोटोसिंथेसिस है, बराबर है कि नहीं? जितना अच्छा लाइट रहेगा उतना फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, इसका मतलब ट्रांसपायरेशन भी उतना ही होगा। तो लाइट फेवर्स ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर फेवर्स ट्रांसपायरेशन। अब ह्यूमिडिटी, अगर वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर मॉइस्चर है तो फिर अंदर से बाहर क्यों जाएगा? तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। दूसरा, विंड की स्पीड, हवा की स्पीड। अब हम ब्रीज वर्ड यूज करते हैं, ब्रीज यानी का एकदम चांगली हवा, छान अच्छी हवा, प्यार की हवा, ब्रीज, बराबर है। सो विंड स्पीड जो है, अगर विंड स्पीड लो है तो इट सपोर्ट्स ट्रांसपायरेशन, बट विंड स्पीड